नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हुई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2020 जो आज 4 अक्टूबर को हुआ है। ठीक है, उसकी हम आंसर की आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि पेपर के बाद क्या होता है, स्टूडेंट्स को ये रहता है कि फटाफट वो लोग क्या कर ले, आंसर मिला ले कि उनके कितने मार्क्स आने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम आंसर की डिस्कस करेंगे और ये हम करेंगे हिंदी में। ठीक है, हिंदी में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो देखिए दोस्तों, हमने जो सेट लिया है वो लिया है सेट बी। ओके, चलिए ये आप देख लीजिए। तो देखिए, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जो क्वेश्चंस रहते हैं यूपीएससी में वो दोनों लैंग्वेज में आते हैं। हमने केवल हिंदी में ही यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो लिए हैं, क्योंकि ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ही स्पेशली वीडियो है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। कार्बन नैनो ट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको 4 कथन दिए हुए थे। ठीक है, क्योंकि हम आंसर की डिस्कस कर रहे हैं इसलिए डिटेल एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस नहीं करेंगे, केवल आंसर्स डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर होना चाहिए। डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए एक अलग वीडियो हम बना देंगे, अदरवाइज ये वीडियो जो होगा बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था कार्बन नैनो ट्यूब को लेकर, जहां पर आपको 4 कथन दिए हुए थे। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, चलिए फटाफट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। यहां पर 3 दी हुई हैं। खेत में फसल पर पीड़क नाशी छिड़कना, सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करना, डीएनए विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करती हुई श्वास के नमूने एकत्र करना। ठीक है, तकनीकी के वर्तमान स्तर पर उपयुक्त गतिविधियों में से किसे ड्रोन के उपयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। यहां पर आपको 3 गतिविधियां दी हुई हैं। तो जो इसका आंसर था वो था 1, 2, 3। तीनों क्या है, बिल्कुल सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है, यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होंगी। कथित प्रयोग किससे संदर्भित करता है? पहला ऑप्शन है वॉयेजर 2, बी न्यू होराइजन्स, सी लीजा पाथफाइंडर, डी इवॉल्व लीसा। तो जो देखिए इसका आंसर है वो है सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है ये, भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम कोशिकाओं को एक शुगर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। ये 3 कथन दिए हुए हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। यहां पर मैं थोड़ा सा और आपको बता देना चाहती हूँ, स्टूडेंट्स को ऐसा लगा है आज की जो पेपर हुआ है उसमें कि एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, इसके जो क्वेश्चन है थोड़े डीप में पूछ लिए गए हैं। ठीक है, और आप ये देख सकते हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा डीप में ही है, पूछा गया है। तो यहां पर अगर मैं इस क्वेश्चन पेपर को बोलूं तो ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था पेपर। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो आप बहुत ही अच्छे से इसमें स्कोर कर पाएंगे। ओके, तो जो यहाँ पे एक चीज और मैं बता देना चाहती हूँ कि पॉलिटी, इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस है वो ज्यादा पूछे गए हैं। और जो अगर पॉलिटी के आप क्वेश्चंस देखेंगे तो हर साल जो पिछले साल के जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं उससे इस साल के थोड़े इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
ठीक है। तो अगर यूपीएससी ने थोड़े टफ सवाल पूछे गए हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि जो एनवायरमेंट के क्वेश्चन होते हैं पिछले साल काफी इजी पूछे जाते थे, तो इस साल उन्होंने थोड़ा डीप में ले लिया है, बायोलॉजी एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन है उसको डीप में ले लिए हैं, पर उन्होंने क्या किया है, पॉलिटी इकोनॉमी के जो क्वेश्चन है थोड़े ईजी कर दिए हैं कंपेयर करें अगर प्रीवियस ईयर से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में न्यूमोकोकल संयुमी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है। ठीक है, पहला कथन है, ये वैक्सीन न्यूमोनिया और साथ ही तानिकाशोथ और सेप्सिस के विरोधी प्रभावी है। उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी हैं। ये 3 कथन दिए हुए हैं। इन वैक्सीन के कोई गौण प्रभाव या साइड इफेक्ट्स नहीं है और ना ही ये वैक्सीन कोई प्रत्युर्जता संबंधी अभिक्रियाएं, थोड़ी देखिए टफ हिंदी भी दी हुई है, ओके, तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रत्युर्जता संबंधी अभिक्रियाओं का मतलब होता है एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, जब भी हिंदी में आपको ऐसा लगे कोई टफ वर्ड आ गया है तो आप इंग्लिश में पढ़ लिया कीजिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए गौण प्रभाव दिया गया है। ठीक है, जिसका इंग्लिश में मतलब आपको समझ आ जाएगा साइड इफेक्ट्स। ठीक है, तो हमेशा इंग्लिश में एक बार देख लिया कीजिए, हिंदी मीडियम वालों को एक सजेशन है। ओके, तो ये 3 कथन दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन कौन से कथन सही है, फर्स्ट कथन सही है और दूसरा कथन सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारत की पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है। तो जो इसका आंसर है वो क्या है, ए, डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, 7th क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है। यहाँ पर आपको 3 कथन दिए हुए हैं, तो एक बार मैं कथन आपको पढ़ के बता देती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन है ये। तो पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोस कोशिका भित्तियां होती हैं जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में वे होती हैं। परिपक्व पादप कोशिका में एक वृहत रसधानी होती है जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसधानियां होती हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है केवल 1 और 3, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। 8th नंबर का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ठीक है, स्वचालित वाहन, ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित पदार्थ, तंबाकू का धुआं, लकड़ी का जलना, रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग, पॉलीयूरेथीन में निर्मित उत्पादों का उपयोग। तो ये 5 कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्य नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती हैं। ये 3 कथन आपको दिए हुए हैं कि अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर ना रहना, कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना, पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को बनाए रखना। तो इसमें क्या है, ये दोनों जो कथन है ये बिल्कुल गलत है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। 9th का आंसर है ए। 10th का देखते हैं फटाफट कि यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते डिमांड डिपॉजिट अकाउंट में 1 लाख की नकद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जो आंसर है वो है कि मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी। ओके, तो इसका आंसर क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर। 10th का आंसर है डी। चलिए 11th देखते हैं। 11th का आंसर है 11th का पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, ताकि दूसरे सेट वालों को भी कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रही हूं। ओके, चलिए। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ, वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियां। तो जो इसका आंसर है वो है परिपूर्णताएं,
जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। तो 11वें का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो इसके साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ 14th का आंसर कि वेलेज अली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी। ठीक है, ये 14th का आंसर मैं बता रही हूँ, ठीक है, ताकि मुझे बार बार इसे ऊपर नीचे ना करना पड़े इस पीडीएफ को। ओके, तो चलिए, तो 14th का आंसर क्या है कि डी है इसका आंसर 14th का, कि वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी अच्छे से तो ये आप आंसर दे दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12th क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। 12th क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था। पहला, महिलाओं को शिक्षा पाने का अधिकार, सहमति की आयु, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। ठीक है, तो ये क्या है, ये तीनों ऑप्शंस क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी इज द करेक्ट आंसर, मतलब 1 2 3। चलिए 15 का देख लेते हैं, 15 का क्या होगा, 12th का है डी। 15 का देखते हैं, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण करता है। तो भारत के इतिहास में उलगुलान अथवा महान उपद्रव किस घटना को विवरण करता है, 1999 से 1900 के बिरसा मुंडा के विद्रोह का। ठीक है, ये करंट अफेयर में भी बिरसा मुंडा थे और इसके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बिरसा मुंडा से रिलेटेड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 15th का, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 का। 13 क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या है 13th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ है। ठीक है, नील की खेती का क्या हुआ है, ह्रास हुआ है। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है तो ये आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि ऑप्शन इसका क्या है 13 का, कि निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ है, कि नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 13th का क्या आंसर है, बी। चलिए 16th का आंसर देखते हैं फटाफट। प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन तो मुझे ऐसा लगता है इजी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इजी है। अगर आपने सेकंड को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, और तो आप इसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है कि पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। तो तीसरा जो क्या है बिल्कुल सही है, तीसरा कथन। अगर आप सेकंड को कैंसिल कर देंगे तो आप इसका जवाब दे दोगे। ठीक है, तो आंसर क्या है, केवल 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए तो इसका आंसर क्या है 16th का, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। एक सेकेंड रुकिएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विकास की वर्तमान स्थिति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है। यहां पर आपको 5 दिए हुए हैं पॉइंट्स। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन से कथन सही है, 2, 4 और 5। ठीक है, कि सार्थक लघु कहानियां और गीतों की रचना, टेक्स्ट से स्पीच, टेक्स्ट टू स्पीच में परिवर्तन, विद्युत ऊर्जा का वितार संचरण, विकास की वर्तमान स्थिति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको बताना था कि निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है। ठीक है, फटाफट हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, 18 हो गया। 19 क्वेश्चन देखते हैं। दृश्य प्रकाश संचार वीएलसी तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये वीएलसी को लेकर क्या 4 कथन दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो जो इसका आंसर है मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि अभी हम आंसर ही डिस्कस कर रहे हैं। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। केवल 1, 3 और 4, मतलब 1, 3 और 4 है वो क्या है, सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। 20th का आंसर देखते हैं। ब्लॉकचेन तकनीकी, ये क्वेश्चन अक्सर आप देखेंगे कि ब्लॉकचेन तकनीकी को लेकर एक बार और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में अगर आपने एनालाइज किया होगा तो ब्लॉकचेन तकनीकी को लेकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, ये आई थिंक 2018 में पूछा गया था। तो यही क्वेश्चन है कि ब्लॉकचेन तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपको 3 कथन दिए हुए हैं।
2020 में। तो जो 20th का आंसर है ब्लॉकचेन तकनीकी का जो आंसर है वो है 1 और 3। क्या है? डी इज द करेक्ट आंसर। 1 और जो 3 कथन है वो क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। ये है पॉलिटी का क्वेश्चन। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, इसका जो आंसर है मैं आपको बता देती हूँ, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा क्या हटाई जा सकती है। हो सकता है इसमें क्लैशेस हो, बट मुझे ऐसा लगता है जो बी आंसर है वो क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, बी सी में कंफ्यूजन है, बट बी ज्यादा मुझे लग रहा है कि सही होगा। ओके, चलिए 21 का आंसर जो है वो है बी। 24th का देख लेते हैं फटाफट। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, वह निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 24th का जो आंसर है वो क्या है? एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ कि मैं अभी सिलेबस पे काम कर रही हूं, तो सिलेबस पे मैं प्रीलिम्स प्लस मेंस इनके टॉपिक वाइज क्या बना रही हूं? एक सिलेबस बना रही हूं जिसमें करीब मुझे 1 मंथ हो गया है बनाते हुए। मतलब आपको यहाँ पर क्या हर एक टॉपिक मिलेगा जिससे कि आप क्या कर सकते हैं? सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। आपको कोचिंग की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ये टॉपिक वाइज है। बस आपको सर्च करना है और टॉपिक को और उसको केवल पढ़ना है। ठीक है, आपको यहाँ पे यहाँ पे फायदा होने वाला है। तो ये कुछ दिनों में तैयार होने वाला है। तो अगर आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी यहाँ पर चैनल पर भी दी जाएगी, साइलेंट विनर्स पर, और टेलीग्राम चैनल पर भी दी जाएगी। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगी। चलिए, तो 24th का जो आंसर है वो क्या है? ए। हाँ, यहाँ पर एक चीज और कि मेंस और प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन है वो अलग अलग नहीं करनी चाहिए। मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से करनी चाहिए, मेंस और प्रीलिम्स की साथ में एक साथ प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 22 का आंसर देख लेते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? ये तो इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, कंफ्यूज होने की इसमें कोई जरूरत ही नहीं है। बोल रहा है कल्याणकारी राज्य, तो इसका आंसर क्या होगा? राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 22 का जो आंसर है वो है ए। 25 का देख लेते हैं। भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? तो 25 का जो आंसर होगा वो होगा कि लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 25 का जो आंसर होगा वो होगा डी। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 का। 23 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान अपने मूल ढांचों को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। दूसरा, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? केवल जो दूसरा कथन है वो क्या है? बिल्कुल सही है। तो आंसर जो इसका है 23rd का जो आंसर है वो है बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26। देखिए, आप खुद देखिए कि पॉलिटी के जो क्वेश्चन है इजी आए हैं काफी। ठीक है, प्रीवियस ईयर के अगर आप देखेंगे पेपर, तो प्रीवियस ईयर से जो इस बार पॉलिटी के क्वेश्चन आए हैं वो इजी आए हैं। देखते हैं 26 क्वेश्चन। भारत के संविधान की उद्देशिका। तो भारत के संविधान की उद्देशिका को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है 26। तो 26 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कि संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो डी आंसर इसका क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण ट्रांस रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है। क्या निर्दिष्ट करता है? स्वर्ण ट्रांस IMF द्वारा इसके सदस्यों का प्रदत्त एक साख प्रणाली को। ठीक है, तो 27 का जो आंसर है वो क्या है? डी इज द करेक्ट आंसर। फटाफट नेक्स्ट देख लेते हैं 29th क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिए हैं आपको। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य के 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। दूसरा कथन है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इसका मैंने डिस्कस जब मैं कर रही थी एम लक्ष्मीकांत के MCQs, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत के जब मैंने आप MCQ सीरीज में देख सकते हैं
के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और उसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निहत्थ हो जाता है, भले ही वे कारावास से मुक्त हो चुका हो। तो ये भी कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। सेम टू सेम इसी तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था। कथन मैंने 3 कथन दिए हुए थे और ये रिलेटेड था लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार। आप चाहे तो देख सकते हैं उस सीरीज में। तो ये कथन तो बिल्कुल गलत है। इसका फर्स्ट कथन भी क्या है, इसका बिल्कुल गलत है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 29 का जो आंसर है वो है डी। 28 का आंसर देख लेते हैं फटाफट। पूछ रहा है भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यहां पर मैं फिर से बता देती हूँ, ये जो भाग है, भाग 4 वेरी इंपॉर्टेंट भाग है, ठीक है। इसको लेकर एक बार और भी प्रश्न पूछा गया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 17-18 में कभी पूछा गया था। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है। वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने का प्रभावित करेंगे। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, केवल 2 और 3 कि वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। तो मतलब जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। 28 का आंसर क्या हो गया, डी। 30th का आंसर देख लेते हैं क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है किंतु सभी तीनों सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलाना आवश्यक हो। तो जो पहला कथन है वो तो बिल्कुल सही है कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहवन कर सकता है। और जो तीसरा कथन है वो भी क्या है, बिल्कुल सही है। मतलब जो इसका आंसर है वो क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 30th का जो आंसर है क्या है, 1 और 3 सही है इसका, तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। 31 देखते हैं क्वेश्चन। 31 क्या है, यहां पर आपको क्या दिए हुए हैं, 4 कथन दिए हुए हैं कि आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता। दूसरा कथन है राज्य, निजी निगमों, कॉर्पोरेशन से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। आधार भारत के संचित निधि में से हितलाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। ओके, तो आपको बताना है कौन सा इनमें से कथन सही है। तो इसका जो आंसर है वो केवल क्या है, 3 सही है। आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। तो देखिए हमेशा मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर का आप एनालिसिस किया कीजिए। आधार को लेकर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। 2018 में भी आधार को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो आधार से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है प्रीलिम्स में, तो आधार वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये देखिए आप क्वेश्चन आपको मिल गया। तो 31 का जो आंसर है वो क्या है, केवल 3, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। फटाफट देख लेते हैं हम 33 का आंसर कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ पर आपको क्या दिए हुए हैं, 4 कथन दिए हुए हैं। और ये जो क्वेश्चन है MPLAD से जो संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से क्या है, संबंधित है। तो ये आप देखिएगा क्वेश्चन इस 33 का जो आंसर है, ये बी सेट में 33 नंबर पे दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर है डी इज द करेक्ट आंसर। 1, 2 और 4 कथन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। 32 क्या है कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है। पॉलिटी का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चंस काफी इजी हैं। अगर आपने अच्छे से पॉलिटी पढ़ा है तो आप डेफिनेटली इसको आंसर कर पाएंगे। क्या है कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है, संविधान में संशोधन करने के विषय में। ओके, तो इसका आंसर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या है इसका आंसर, जो है आपका बी इज द करेक्ट आंसर। किसका, 32 का। चलिए 33 अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। 34 देखते हैं कि निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्टि है। तो इसका आंसर क्या है, ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है। बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं पॉलिटी के। अगर आपने सच में पॉलिटी अच्छे से पढ़ी होगी तो ये आपको अच्छा लगेगा पेपर। ठीक है, तो क्या है 34 का जो आंसर है वो क्या है, समता का अधिकार, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, किससे रिलेटेड था कि मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्टि है। तो समता का अधिकार इसका आंसर था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे
व्यादेशित है। फिर से पॉलिटी का क्वेश्चन आया है, अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आपने के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसका आंसर दे देंगे कि राज्य के नीति निदेशक तत्व द्वारा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। 35 का जो आंसर है वो है बी। फिर से बता देती हूँ, सेट नंबर बी यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, ये देखिए सेट दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। 36 कि वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण, द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वात्म प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं A B C D। तो जो इसका आंसर है वो क्या है, 36 इकोनॉमी का क्वेश्चन है ये, तो डी इज द करेक्ट आंसर। 36 का डी है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। 37 देखते हैं फटाफट। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है, तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो इसका भी आंसर दे दोगे। क्या है इसका आंसर, सीमित सरकार। थोड़ा इसमें कंफ्यूजन होगा क्वेश्चन में, बट ये क्वेश्चन अच्छा है। 37 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सीमित सरकार। चलिए 38 क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। फिर से पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है। पहला उद्देशिका, राज्य की नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य। देखिए आप क्वेश्चन अगर आपने अभी तक देखे हैं 38 तक, तो आप देखेंगे पॉलिटी के क्वेश्चन स्पेशली इन टॉपिक्स हैं, उद्देशिका, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, इनसे। ठीक है, तो इनको हमेशा बोलते हैं टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में भी आते हैं। मैंने प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपके साथ शेयर किए हैं दोनों लैंग्वेजेस में, तो वहां पर मैंने ये टॉपिक्स आपको बताए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने शेयर किए हैं और दोनों लैंग्वेजेस में शेयर किए हैं। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 38 का केवल 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 39 का देखते हैं कि भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है, यह है क्वेश्चन 39। तो इसका जो आंसर है वो है, यहाँ पे 4 आपको दिए हुए हैं पॉइंट्स। तो इसका जो आंसर है वो है कि 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को और 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को। तो इसका जो आंसर है वो है केवल 1 और 2, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। 39 का जो आंसर है सेट बी में वो है ए। सेट्स में होता क्या है, यूपीएससी में 4 सेट होते हैं ABCD, बस क्या होता है क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्वेश्चन सेम रहते हैं। ये अच्छी बात है, पहली बात तो यूपीएससी की मुझे अच्छी लगती है ये बात कि जो क्वेश्चंस रहते हैं चारों सेट्स के सेम रहते हैं। ओके, चलिए 40 देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। अल्मा आटा घोषणा, लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल, हेग समझौता, जैविक एवं रासायनिक शस्त्र, तलानोआ संवाद, वैश्विक जलवायु परिवर्तन, अंडर 2 गठबंधन, बाल अधिकार। तो ये है 40th क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है वो है 1 और 2, मतलब अल्मा आटा घोषणा, लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल, ये बिल्कुल सही है, और हेग समझौता, जैविक एवं रासायनिक शस्त्र, 1 और 2 सही है। तो इसका जो आंसर है वो है केवल 1 और 2, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। 40th का ए है। चलिए 41 देखते हैं फटाफट। 41 भी क्या है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है औरंग, राजकोष का प्रभारी, बैनियान, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, मिरासीदार, राज्य का नामित राजस्व दाता। इस तरीके के क्वेश्चन आप हमेशा देखेंगे कि पूछे ही जाते हैं। ठीक है, हमेशा ये इस तरीके के जो क्वेश्चन है हर साल पूछा जाता है। एक क्वेश्चन इस साल भी पूछा गया है, तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। 41 का जो आंसर है केवल 2 और 3, बेनियान, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, मिरासीदार, राज्य का नामित राजस्व दाता। तो इसका जो आंसर है वो है बी इज द करेक्ट आंसर। 41 का जो आंसर है वो है बी। चलिए 42 का आंसर देख लेते हैं फटाफट। 42 का आंसर है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धार्मिक इतिहास को लेकर एक क्वेश्चन है कि स्थावरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। यहाँ पर एक चीज और, महायान और हीनयान, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा है। 2019 में इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एशियंट हिस्ट्री में, मैंने शेयर भी किया आपके टॉपिक, सबसे ज्यादा बुद्धिज्म और जैनिज्म, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। हर साल देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा, इस साल भी देखने को मिल गया कि स्थावरवादी महान बौद्ध धर्म से संबंधित है।
क्या लिखा है? ये लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। तो जो इसका आंसर है वो क्या है? 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर। तो 2 और 3 क्या है इसके? 2 और 3 जो कथन है वो बिल्कुल सही है। तो जो इसका आंसर है वो है बी इज द करेक्ट आंसर, केवल 2 और 3। ये था 42 का आंसर, 42 का बी है। ठीक है, 42 का क्या है? बी है। चलिए 43 फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। 43 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव का सही व्याख्या करता है? ये 43 का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कि भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। 43 का ए ऑप्शन सही है। यहां पर एक चीज मैं और बता देना चाहती हूं कि ये मुझे लगते हैं जो ये आंसर है ये होंगे ही, पर जब यूपीएससी के आंसर किया जाए वही मेन आप मानिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 44 का आंसर। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है राजा भोज के अधीन प्राधिहारों का उदय, महेंद्र वर्मन एक के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, परांतक एक द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। तो ये है क्वेश्चन। आपको इसको क्या करना था? इन घटनाओं का प्राचीन काल से आरंभ कर क्या करना था? सही कालानुक्रम करना था। तो जो इसका आंसर है वो क्या है? 2 4 1 3। क्या है? 2 4 1 3, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। पहले क्या आएगा? 2, फिर 4, फिर 3 और फिर 1। ठीक है, प्राचीन काल से आपको इसको आरंभ करना था, तो ध्यान रखिएगा ये। तो इसका आंसर क्या है? 44 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 45 देखते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तरहर्षकालीन स्रोतों से में प्राय उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? हुंडी शब्द, ठीक है, क्या? विनिमय पत्र। तो 45 का जो आंसर है वो क्या है? सी, विनिमय पत्र। चलिए 46 का आंसर देखते हैं फटाफट। क्या है क्वेश्चन? स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी हुई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये, है ना? टफ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। देउस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र में विशेष संदर्भ में किया गया था। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? केवल 1 और 2, मतलब 1 और 2 क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर है ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट 48 देख लेते हैं। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो ये अच्छा क्वेश्चन है बट टफ क्वेश्चन है। ये भी होने को तो 4 ऑप्शन छोटे छोटे हैं, बट ये टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं रखती हूं। तो इसका जो आंसर है वो है गोपाल बाबा वलंगकर। ठीक है, चलिए यहां पे आप एलिमिनेशन रूल लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में। 48 में क्या है इसका आंसर? ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलयावाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करता है? ये भी थोड़ा टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है। क्या है इसका आंसर? ए इज द करेक्ट आंसर, भूमाप। क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर, भूमाप। 49 का जो आंसर है वो है ए। चलिए 47 पहले 47 देख लेते हैं, फिर 50 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? गांधी इरविन समझौते को लेकर। गांधी इरविन समझौता मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित थे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। ये 4 कथन दिए हुए हैं, पॉइंट दिए हुए हैं। तो इसके जो आंसर है वो क्या है? 1 2 और 4। क्या है? 1 2 और 4, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक इजी सा क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। 50th जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या उसने अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। इजी सा क्वेश्चन था। इसका आंसर है अशोक। 50th का आंसर क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर। क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर, अशोक क्या है इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने अभी क्या 50 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। 1 to 50 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं इस वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे मैं 100 पूरे क्वेश्चन डिस्कस करती तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में क्या करूंगी, जो अभी बचे हुए 50 क्वेश्चंस हैं वो क्या करूंगी? डिस्कस कर दूंगी,
चूंकि मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को इसलिए पढ़ा है क्योंकि मुझे मालूम है कि अभी जो आपका मेन मकसद है वो आंसर की लेना है, अपने आंसर्स जोड़ना है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे आपको डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं दिया आंसर्स का, केवल और केवल मैंने क्वेश्चंस पढ़े हैं और आंसर बताया है कि आखिर कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है। ओके, तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं पार्ट 2 में इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।